गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो में लाइव क्लास में हम लेसन नंबर 7 जो कि क्लास 12th के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं वो आपके पास है लेसन नंबर 7, जिसका नाम अपने पास है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव में आवेश की गति, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास हम अभी तक अपनी वीडियो में आवेश और किसी धारावाही तार में बहने वाली धारा पर लगने वाले बल का अध्ययन कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स उन टॉपिकों से कुछ हटके टॉपिक बनता है एम्पीयर का नियम, और इसके बाद कंटिन्यू अपने पास रहेगी इस नियम से संबंधित अनुप्रयोग, दैट मीन्स एप्लीकेशंस। ठीक है, लेसन लगभग एंडिंग की ओर है आपके पास। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंटिन्यू आप आगे तक बनाए रखें। बीच में से आप रिमूव होते हैं तो आपका लिंक खुद का टूटता है और साथ में सामने वाले का भी लिंक आपका टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं, यदि आप पुराने बोर्ड एग्जाम के पेपर देखते हो तो उनमें से आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 1 नंबर का, अधिकतम 2 नंबर का सवाल हर साल पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम हमारे टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है एम्पीयर का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एम्पीयर कहने को तो एम्पीयर हमारे पास विद्युत धारा का मात्रक कहलाता है। हम कहते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यदि हम हमारी 12th क्लास फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ एम्पीयर का नियम ये तीसरी बार आता है। पहली बार हमारे पास एक जनरल एम्पीयर, जो कि आप अच्छी तरह भली भांति परिचित है, क्लास 9-10 से आप पढ़ते हुए आए हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। ठीक है ना। एक हमने पढ़ा एम्पीयर, जिसको हमने कहा मानक एम्पीयर की परिभाषा, जो हमारे पास 2 समांतर धारावाही चालक तार के मध्य लगने वाले बल के आधार पर ज्ञात की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम तीसरी बार एम्पीयर के नियम को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों क्वेश्चनों की आइडेंटिफिकेशन में आप पहचान कैसे करेंगे। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली ये परिपथीय नियम के नाम से जाना जाता है। परिपथीय नियम, एम्पीयर का परिपथीय नियम इसको कहा जाता है। देखिए इस नियम की विशेषता क्या है, यह नियम आपको क्या कहता है, मैं बोर्ड पे लिखने के साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, और इसके कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट आपके पास बनती है, उनको भी आप बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा। मतलब आप भी ध्यान रखिए कि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो अपने 12th बोर्ड एग्जाम से ज्यादा है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको जितना अपने 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपेयर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जिनका टारगेट केवल 12th बोर्ड है, वह उतना ही लिमिटेशन में याद रखिए। और यदि कोई स्टूडेंट टारगेट में नीट आईआईटी के एग्जाम को लेकर चलता है तो वो उस बेस पर इस वीडियो को कंटिन्यू अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग आप जितना लिखें उतना ही सफिशियंट है, क्योंकि आप ज्यादा लिखोगे नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि नॉलेज परफेक्ट आप जरूर अपनी बनाए। चलिए हम लेते हैं आज का हमारा पहले पॉइंट के रूप में एम्पीयर का नियम। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं एम्पीयर का नियम क्या है, एम्पीयर के नियम को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, एम्पीयर क्या कहता है और किस चीज को, किस प्रकार की भौतिक राशि को यह प्रदर्शित करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एम्पीयर के नियम के आधार पर हमें कहते हैं कि माध्यम वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात क्योंकि पुराना ही कंडीशन अपने पास पढ़ते चले आ रहे हैं, माध्यम वायु या निर्वात में किसी बंद पथ के अनुदिश, बंद पथ शर्त यही है स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कि आपके द्वारा जो पथ लिया जाएगा वह एक बंद पथ होना चाहिए। तो बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में उपस्थित समस्त धाराओं के बीजीय योग और माध्यम वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणन के बराबर होता है। मैं इस नियम को बोर्ड पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, चलिए हम लिखते हैं एम्पीयर का नियम, जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा माध्यम वायु या निर्वात में स्थित
बंद लूप या पथ, दोनों को बोल सकते हैं आप। लूप और पथ दोनों एक रिलेटेड वर्ड है स्टूडेंट, दोनों में से आप किसी भी वर्ड को यहां यूज में ले सकते हैं। बंद लूप या पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में उपस्थित समस्त धाराओं के बीजीय योग एवं माध्यम वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता, जिसको आप म्यू नॉट से कहते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, म्यू नॉट के गुणन के बराबर होता है, के गुणन के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहां पर, जो कि अपना एम्पियर का नियम है, इंटीग्रेशन b सदिश डॉट dl सदिश इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां आपके पास समेशन i कुल धारा को प्रदर्शित करता है, जबकि इंटीग्रेशन b डॉट dl चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है। मैं लिखता हूं यहां पे, यहां इंटीग्रेशन b सदिश डॉट dl सदिश आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और समेशन i बंद लूप या पास में उपस्थित धारा, ठीक है स्टूडेंट्स, और म्यू नॉट जैसा कि आपको बताया गया है माध्यम वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज और ध्यान देना, जो मैं काफी ट्रिक्स के रूप में स्टूडेंट्स आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये एक बेहद ट्रिक के रूप में आपके पास ट्रिक या आप इसको नोट मानिए स्टूडेंट, ज्यादा बेटर ये होगा, क्योंकि स्पेशल तो ये नोट ही आपके पास। नोट नंबर 1 आपके पास है, यदि पथ या लूप, एक पथ एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ हो, तो आपके पास ये नियम कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन b सदिश डॉट dl सदिश बराबर होगा म्यू नॉट i मतलब समेशन i है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्लोज इंटीग्रेशन जो बंद पृष्ठ के लिए आपने लिखा है, इसको b डॉट dl, इसको आप, यही है चुंबकीय क्षेत्र रेखीय समाकलन, लेकिन इसको यहां आप परिसंचरण कह सकते हैं। क्या कहलाता है ये? परिसंचरण। आप इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि यदि एम्पीयर के परिपथीय नियम के लिए एक चुना गया पृष्ठ एक बंद पृष्ठ के रूप में आपको प्राप्त होता है, तो उस बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को परिसंचरण कहते हैं। परिभाषा क्या बनी स्टूडेंट्स? बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को परिसंचरण कहा जाता है। दोबारा फिर सुनिएगा, बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को परिसंचरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2 क्या कहना चाहता है आपको यहाँ पे? नोट नंबर 2 आपके पास है यहाँ पर धारा से संबंधित। आपके पास ये सवाल होता है कि यहाँ जो धारा को आप प्रदर्शित करोगे उसके लिए आप किस तरह के नियम का उपयोग किया जाएगा। तो उसके लिए आपके पास स्टूडेंट्स, जैसा कि जो तरीका मैंने पहले बताया हुआ है आपके पास, कि आप यदि किसी लूप में देखिए, डायग्राम मेरा जो मैं बना रहा हूं आपको यहाँ बोर्ड पे,
यदि आप उंगलियों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो अंगूठा आपके पास बाहर की ओर है, ये इस तरह से, तो ये धारा आपके पास बनेगी पॉजिटिव, ठीक है ना। और यदि आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं इस तरह से, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जो धारा बनेगी वो होगी नेगेटिव। सीधी सी बात है कि जिस तरह से हम हमारे दाहिने हाथ को, यहाँ दाहिने हाथ के नियम के आधार पर आप इसकी दिशा मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, अंगुलियां किसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो धारा होगी वो अंगूठे की दिशा में होगी, धारा की दिशा अंगूठे की दिशा होगी। और ये अंगूठा यदि ऊपर की ओर है तो आपके पास यह धारा के साथ आपको प्लस का चिन्ह यूज में लेना है। और यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव नीचे की ओर जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह का यहाँ आपके द्वारा उपयोग किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नोट नंबर 3 और आपके पास है, वो थोड़ा और लैंग्वेज को चेंज कर देता है, आपको ध्यान से सुनिएगा। नोट नंबर 3 भी नोट नंबर 3 आपके पास है। नोट नंबर 3 क्या कहता है कि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसे पास का चयन किया गया है जिसमें धारा नहीं हो, ठीक है ना। यदि पास या लूप में धारा I बराबर 0 हो तो आपके पास स्टूडेंट्स इजी लैंग्वेज बन जाती है कि सर यदि धारा I इक्वल टू 0 अपने पास है तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको क्या लिखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स आपके पास ये नियम थोड़ा कन्वर्ट होगा, जैसा कि नियम के अनुसार B सदिश डॉट dl सदिश बराबर होता है म्यू नॉट I, ठीक है ना। हमें ये फॉर्मूला पता है, लेसन नंबर 8 में अपने पास आएगा म्यू नॉट एच, B बराबर होता है म्यू नॉट एच। एच स्टूडेंट्स आपके पास कहलाता है चुंबकन क्षेत्र। ये आपके पास स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग से जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको यदि राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको नीड नहीं है जितनी अपने सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्यादा नीड है आपको। आपने वैल्यू रखी म्यू नॉट क्लोज इंटीग्रेशन h डॉट dl, ठीक है। तो आपके पास बनेगा म्यू नॉट I, म्यू नॉट आपके पास कैंसिल हो जाता है और आपके पास वैल्यू बनती है क्लोज इंटीग्रेशन h सदिश डॉट dl सदिश बराबर होगा समेशन I या सिग्मा I या कुल धारा I। तो ऐसी स्थिति में चुंबकन क्षेत्र के परिसंचरण के मान को जो आपके पास यहां बना चुंबकन क्षेत्र के रेखीय समाकलन को चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं, चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके पास यह जो पॉइंट बना, इन पॉइंटों को आप ध्यान से अपनी फेयर कॉपी में आप नोट करिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स। मैं फिर दोबारा से पूरी कंडीशन को रिपीट करता हूं, फिर हम हमारे इसके अनुप्रयोग पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है एम्पीयर का नियम। एम्पीयर के नियम के आधार पर हमें जानते हैं कि माध्यम वायु या निर्वात में स्थित कोई बंद लूप जिसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन से मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन B dl, ठीक है, जैसा कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा I और माध्यम वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणन के बराबर होता है, ठीक है सर। जो इंटीग्रेशन B dl है इसे हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं। और यदि यह एक बंद पृष्ठ के रूप में आपके द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है तो इसे हम परिसंचरण का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 3 बातें आपके सामने लिखी है। नंबर 1 के रूप में मैंने आपको कहा यदि यह आपके पास एक बंद पृष्ठ हो तो क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I होगा, जहां आपके पास यह कहलाता है परिसंचरण। आप इस एम्पीयर के नियम को यहां यूं बोल सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ के लिए परिसंचरण का मान, आप उस लैंग्वेज को उठा सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, आप डायरेक्ट बोल सकते हो परिसंचरण का मान म्यू नॉट और I, मतलब कि उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा के गुणन के बराबर होता है।
नंबर 2, जो कि मैंने आपको धारा के साथ आप किस तरह से प्लस और माइनस का चिन्ह यूज में लोगे, तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि यदि आप अपने दाहिने हाथ को, सुन लीजिए, दाहिने हाथ का यह नियम का उपयोग किया जाता है। यदि आपने अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा तो अंगूठा जिस दिशा में होगा, वो दिशा धारा को प्रदर्शित करेगी। यदि आपके द्वारा यह अंगूठा ऊपर की ओर बनता है तो ऐसी स्थिति में धारा पॉजिटिव ली जाएगी, और यदि नीचे की ओर बनता है तो आपके पास यह नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3 पॉइंट के रूप में अपन ने कहा, यदि लूप में कुल धारा आई आपको प्राप्त होती है, वही हो सकता है कि इन धाराओं का योग आपके पास 0 बनता हो। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ बी को रिप्लेस कर सकते हो म्यू नॉट एच से। एच होता है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, कई स्टूडेंट के दिमाग में बात आ रही होगी। चुंबकन क्षेत्र, देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए, मतलब उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न करने के लिए जिस क्षेत्र में रखते हो वह उस पदार्थ का चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि लूप में धारा I का मान 0 है, तो ऐसी परिस्थिति में B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। B को हमने रिप्लेस किया म्यू नॉट H से, तो म्यू नॉट बाहर निकल सकता है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है आपके पास, ये म्यू नॉट आपस में कैंसिल होता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन H डॉट dl इज इक्वल टू I। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा क्लोज इंटीग्रेशन H डॉट dl इक्वल टू समेशन I। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का ये ऐसी परिस्थिति में जो नया फॉर्मूला आपको प्राप्त हो रहा है, ये जो नया फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको प्राप्त हुआ, हम इस चुंबकन क्षेत्र के रेखीय समाकलन को चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। देखो याद रखना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला, ये परिभाषा चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अपना ये एम्पीयर का नियम पूरा होता है। अब आते हैं हम इसके अनुप्रयोगों पर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एम्पीयर के नियम का पहला अनुप्रयोग, जो कि आपके पास कहता है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनुप्रयोग फर्स्ट आपके पास है अनुप्रयोग बल। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, हम हमारे इस अनुप्रयोग को हल करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां हमारे द्वारा एम्पीयर के नियम का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें हमने बायो-सावर्त के नियम का उपयोग किया था और फॉर्मूला हमारे पास आया था B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लेकिन अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास एम्पीयर के नियम पर आधारित है, जिसको आपको एम्पीयर के नियम का उपयोग करके हल करना है। देखिए हमने कहा एक अनंत विस्तार का धारावाही तार है यहाँ पे आपके पास, जिसमें I धारा आपके द्वारा प्रवाहित की गई है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अनंत विस्तार से तात्पर्य क्या है? अनंत विस्तार से तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि इस तार का जो विस्तार है ना वो अधिक है, मतलब आप तुलनात्मक रूप से इसकी लंबाई को अधिक मान सकते हो, और इस अधिक लंबाई को ही हमने यहाँ क्या नाम दिया है, अनंत विस्तार के धारावाही तार के रूप में। ठीक है, इस तार से लंबवत दूरी स्मॉल r पर यहाँ एक बिंदु P है, जहां हम चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना चाहते हैं। तो स्पेस एम्पीयर के परिपथीय नियम के आधार पर हम जानते हैं हमें एक बंद लूप का चयन यहाँ पर करना होगा। ठीक है ना, जहां पर आपके द्वारा इस बिंदु P का उपयोग किया जा सके। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं और स्टेट ने बताया था कि जब तार में धारा प्रवाह की जाती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये कहा जब इसमें धारा प्रवाहित की गई तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक है, तो हमने कहा कि इस तार से r दूरी पर एक अब इस बिंदु P जो बनता है वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ एक
वृत्तीय लूप की हमने एक कल्पना कर ली है जिसकी सतह पर बिंदु P बना हुआ है। ठीक है, यह आपके पास चुंबकीय क्षेत्र B अभी जैसा कि मैंने आपको एम्पीयर के नियम में पढ़ाया है और अल्पांश लंबाई dl दोनों आपके पास समान दिशा में बनती है। ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमने कहा एम्पीयर के नियम से हमारे पास बनता है क्लोज इंटीग्रेशन b सदिश डॉट dl सदिश बराबर होगा म्यू नॉट पाई। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ डॉट आता है स्टूडेंट्स, डॉट आने का अर्थ हो गया कि यह अदिश गुना के रूप में है और आप जब इसको हटाते हैं तो आपको cos थीटा इक्वेशन के रूप में प्राप्त होगी। तो हमने कहा कि क्लोज इंटीग्रेशन b सदिश डॉट dl सदिश चिन्ह आपने हटा दिया है इसलिए डॉट पे नहीं आएगा, b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट पाई। ठीक है, अब चूंकि कंडीशन क्या है बिंदु P पर आपको पता है चित्र में हमने स्पष्ट कर रखा है b और dl परस्पर समांतर है, अतः आपको बनता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं b जो एम्पीयर के पृष्ठ जो आपने लूप का चुनाव किया है, जो पृष्ठ की आपने कल्पना करी है, वह उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर b का परिमाण नियत रहता है। b नियत, अतः हमने कहा b बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब dl समाकलन है आपके पास वृत्ताकार भाग का, और वृत्ताकार भाग का समाकलन बनता है वह उसकी परिधि के रूप में बनता है जिसे हम 2 पाई r के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास बनेगा b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, या b बराबर लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये आपके पास बनता है अनंत लंबाई के धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दो बातें आपको स्पष्ट नजर आती है। यदि हम ग्राफीय अध्ययन करते हैं तो तार के लिए धारा I और दूरी r के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आपको निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। धारा के रूप में तो ये समानुपाती बनेगा, मतलब कि जैसे जैसे धारा बढ़ाई जाती है चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। और दूरी के रूप में हम कहते हैं दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, अर्थात यह आपके पास व्युत्क्रमानुपाती रूप में आपको प्राप्त होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स अपना ये टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना, जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। एक तो चित्र में यदि आप दिशा नहीं बनाते हैं तो आपके द्वारा यहाँ एरर मारी जाएगी और यहाँ आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है ना, दोबारा फिर आप देख लीजिए। और यदि आपका कोई डाउट होता है स्टूडेंट तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर इन डाउट को डाल दीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट को सॉल्व करूंगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा। ठीक है ना, यदि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक है, टॉपिक रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपकी बनती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। उस टॉपिक का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दोबारा देख लीजिए एक बार इसको। हमने एम्पीयर के परिपथी नियम का यहाँ उपयोग किया, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या हमने डॉट को हटाया तो b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बिंदु P पर चूंकि अभी मैंने आपको कहा है कि यहाँ b और dl दोनों समान दिशा में है, इस वजह से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपके पास बनता है बिंदु P पर b समानांतर है dl। अब जब कोई भी दो सदिश समांतर होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास इनके मध्य कोण 0 डिग्री आपको प्राप्त होता है। तो cos 0 डिग्री बराबर 1 हो जाता है। मैंने यहाँ b नियत लिखा है, हालांकि लैंग्वेज के रूप में आप कह सकते हैं एम्पीयर के परिपथ में
चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण नियत रहता है। परिमाण क्या रहता है? नियत रहता है। ये याद में रखना। कौन सी भौतिक राशि एम्पीयर के परिपतीय नियम में नियत रहती है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, B नियत रहेगा तो B क्लोज इंटीग्रेशन dl इक्वल टू म्यू नॉट I। dl का समाकलन आपने किया तो 2 पाई r आएगा म्यू नॉट I। तो B बराबर आपको बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, यहां हमें स्पष्ट सॉल्यूशन मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब जैसा कि हमारा रूटीन बना हुआ आ रहा है क्यूज के रूप में, तो अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ जिनके जवाब आप अवश्य दीजिए। आप लोगों से शिकायत जरूर है मुझे कि आप लोग वीडियो भी पूरी नहीं देख पाते और आप उन क्वेश्चनों के जवाब भी आपको नहीं देते। तो स्टूडेंट्स यदि आपको कोई इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझे भेजिए, मुझे बताइए आप। और दूसरी बात, आप क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन मैं क्विज के रूप में पूछता हूं उन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में भी आप नोट करिए। वो 1 मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे सवाल भी है, उससे आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के अपने क्विज के रूप में जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसमें अपना पहला सवाल है नंबर 1। एम्पियर के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? ठीक है, सवाल नंबर 2 आपके पास है एम्पियर के नियम में कौन से नियम का उपयोग करके धारा की प्रकृति ज्ञात की जाती है? धारा की प्रकृति ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके पास है H क्या है? आज के टॉपिक से रिलेटेड सवाल स्टूडेंट सारे मेरे ही आपके पास। ठीक है, मैंने केवल आपको आज 3 सवाल दिए अपने क्विज में। मेरे को उम्मीद है आपसे, आशा है आपसे कि आप इन सभी तीनों सवालों के प्रत्येक स्टूडेंट्स अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर दोबारा रिपीट करता हूं मैं अपनी बात को, कि यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी टॉपिक में कोई परेशानी है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक का नाम आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा उस स्टूडेंट्स के नाम के द्वारा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आप अपना नाम भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी होगा, ताकि हम आपका नाम भी हमारे इस लाइव क्लास में आपका बोल सके। और यदि आपको अच्छा नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, आप अननोन के रूप में भी अपना डाउट टॉपिक मुझे सेंड कर सकते हैं। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट्स ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।